नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी क्लासेज में। आज गणित शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ। कल वाली क्लास के अंदर मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे सीटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे, और आज मैं आप सबके राजस्थान के जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस है वो सभी करवाऊँगा गणित शिक्षण विधियों से। ठीक है, तो तब तक आप हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं क्लास को। गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहा है। लिखित कार्य, तो लिखित कार्य का गणित में महत्व होता है, बिल्कुल होता है। मौखिक अभ्यास, तो मौखिक अभ्यास तो उतना बहुत ज़रूरी है ना गणित में। श्यामपट्ट कार्य, तो श्यामपट्ट का प्रयोग भी मुख्यतः गणित में ही सर्वाधिक किया जाता है। वाचन का गणित में कोई रोल इतना नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी नहीं है, तो आपके वाचन की नहीं होगी, बाकी लिखित कार्य की है, मौखिक अभ्यास की भी है और श्यामपट्ट कार्य की भी है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वाचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है, मनुष्य जीवन के अंतर्गत किन गतिविधियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है गणित का, किन गतिविधियों में होता है? ऑप्शन देखो, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक गणना और धार्मिक कार्यक्रम। तो सामाजिक भागीदारी के अंदर गणित का होना कोई ज़रूरी नहीं है। राजनीति के अंदर गणित का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। आर्थिक गणनाएं, अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी गणनाएं हैं उनके अंदर सबसे बड़ा रोल गणित का होता है। गणना करना, गणित का आर्थिक गणना करना ही होता है, और धार्मिक कार्य के अंदर नहीं होता है। तो इसका जो आपके राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आर्थिक गणना करना, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? सोचना और तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि। तो सोचना और तर्क करना, तो व्यक्ति कब सोचता है, व्यक्ति सोचता कब है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति कब सोचेगा, जब उसके सामने कोई समस्या आएगी। बिना समस्या के लिए तो कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता है। जब कोई सी भी अगर समस्या आएगी, कोई सा कार्य आ रहा है उसके सामने, तो उस काम को करने के लिए या किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति सोचता है और तर्क करता है। तो सोचने व तर्क करने की क्षमता का जो विकास है सबसे ज़्यादा समस्या समाधान विधि में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपके समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर 2 और राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट की दृष्टि से। ठीक है, रीट में बहुत सी बार पूछा गया है। L1 के अंदर तो देख लो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है गणित शिक्षण के लिए? किसके लिए? गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है प्राथमिक कक्षाओं में? आगमन विधि, व्याख्या विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर उक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके आगमन विधि। क्या होगा? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? आगमन में पहले उदाहरण सिखाए जाते हैं और उन उदाहरणों की मदद से नियमों की स्थापना की जाती है या सूत्रों की स्थापना की जाती है। तो पहले उदाहरण सिखा देंगे, बाद में उसको नियम सिखा देंगे। तो नियम सिखाने के बाद में अगर नियम अच्छी तरह से उसको याद हो जाएगा तो फिर वो निगमन विधि का प्रयोग करके भी सवालों को जल्दी से हल कर देगा। लेकिन उनको सिखाने के लिए हमेशा आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गणित के अधिकांशतः कौन से प्रत्यय जटिल माने जाते हैं? कौन से प्रत्यय हैं जो गणित के सबसे जटिल माने जाते हैं? मूर्त प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय, स्थायी और विशेष। तो गणित के जो जटिल प्रत्यय होते हैं वो अमूर्त होते हैं। गणित की भाषा ही अमूर्त है कि नहीं है? तो गणित एक अमूर्त विषय है, तो अमूर्त प्रत्यय जो है सबसे जटिल माना जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? चिंतन करना, बोधात्मक क्वेश्चन, तर्क शक्ति का विकास और विश्लेषण करना, ये सब की क्षमता बढ़ाता है तो कौन सा विषय बढ़ाता है? गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। तो चिंतन, बोध, तर्क शक्ति का विकास सबसे ज़्यादा गणित विषय से होता है। कौन सी विषय से होता है? गणित विषय से होता है। इसका राइट आंसर आपके गणित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं, उन सब का ही संकलन है ये। अच्छे से देखें, शिक्षण वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चंस वापस रिपीट ही होते हैं। गणित शिक्षण विधि है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 500 क्वेश्चन होंगे। 500 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं गणित शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो 500 क्वेश्चनों को अगर आप देख लोगे तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? पढ़ने की योग्यता यानी कि पढ़ेगा वो वाचन करेगा, ठीक है, तो पढ़ेगा और वो उच्चारण करेगा, तो इसकी जो जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? ठीक है, एक तो होता है कि लिखने की क्षमता, ठीक है, और लिखने की शुद्धता की जांच के लिए लिखित परीक्षा होती है। कौन सी होती है? लिखित परीक्षा होती है। और यहाँ पूछ रहा पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए तो मौखिक परीक्षा हो जाएगी। कौन सी परीक्षा हो जाएगी? मौखिक परीक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, मौखिक परीक्षा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की क्या विशेषता है? कौन सी विशेषता है जिसमें एक से अधिक उत्तर नहीं होते हैं, एक ही उत्तर होता है? तो वो उसकी विशेषता क्या मानी जाएगी? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता? तो इसकी जो विशेषता होगी वो होगी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या हो जाएगी? वस्तुनिष्ठता। आपके अभी एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, चारों में से एक राइट होता है। उसमें एग्जामिनर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि किसी के गलत कर दिया तो किसी के सही कर दिया, क्योंकि उसके अंदर या तो राइट रहेगा या आंसर गलत रहेगा। सटीक उत्तर आ रहा है, एक ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर विश्वसनीयता के गुण के साथ साथ वस्तुनिष्ठता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपके वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा जिसे अपन बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। क्या बोलते हैं? वार्षिक परीक्षा, जो वर्ष के अंत में होती है। मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती हैं? वार्षिक परीक्षाएं किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता या फिर उपरोक्त सभी? तो वार्षिक परीक्षा के अंदर आखिरी में परीक्षा ली जाती है जिसके अंदर पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा पहली यूनिट पढ़ा है, फिर उसके बाद में 15 यूनिट है, 15वीं यूनिट भी उसने पढ़ ली, 1 से 15 तक सारी यूनिट पढ़ ली, और 15 यूनिट में से उसको केवल 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी की बजाय उसको एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं निरंतर, प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद अगर एग्जाम लिया जाता तो यहाँ पर उसके निरंतर कंटिन्यूटी बनी रहती। तो इसके अंदर जो अवहेलना हो रही है ना वार्षिक परीक्षाओं के अंदर, वो निरंतरता की अवहेलना हो रही है। क्या हो रही है?
निरंतरता की। तो यहाँ राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है भाई गणित विषय में, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। वह किस शाखा में, गणित की किस शाखा के अंदर वह कमजोर है, कमजोरी का पता लगा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कमजोरी है, किस टॉपिक के अंदर वो सबसे ज़्यादा कमजोरी, यानी कि उसकी बीमारी का पता लगा रहे हैं। कोई मरीज होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सर्वप्रथम में क्या जांच वगैरह लिखता है, क्योंकि उसकी बीमारी का पता करने के लिए। ठीक है, तो जो बीमारी का जो पता किया जाता है ना, वो होता है निदान। क्या होता है, निदान। जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी तो उसके बाद में उस बीमारी का इलाज करेंगे तो उसको बोलेंगे उपचार। क्या बोलेंगे, उपचार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो वो किस शाखा, गणित की किस शाखा के अंतर्गत कमजोर है, उसका जो पता लगाएंगे तो वो लगाएंगे निदानात्मक कार्य से, उसका निदान करेंगे, ताकि अपने को पता चल सके कि वो किस यूनिट में कमजोर है। ठीक है, किस प्रश्नावली के अंदर कमजोर है, कौन सा शाखा है जो उसकी सबसे कमजोर है, जो ये बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके निदानात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। अधिगम संबंधी गलतियां और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। अब यहाँ कमियों का पता तो चल चुका है, लेकिन उनको दूर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। उपचार किया जा रहा है ना, तो उपचार किसके अंदर किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। किसके अंदर, उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आगमन विधि की विशेषता नहीं है। आगमन विधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यह मनोवैज्ञानिक होती हैं, स्व सिद्धांत की खोज का अवसर देती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं। तो यहाँ आगमन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आगमन विधि की विशेषता बता देता हूँ मैं आप सबको एक बार। आगमन विधि हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। किधर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई की। दूसरी होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, दूसरी विशेषता हो गई। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, तीन विशेषताएं जो मुख्य विशेषता, वो तीनों ये हो गई। ये हमेशा छात्र केंद्रित विधि होती है। कौन सी होती है, छात्र केंद्रित विधि होती है। ठीक है, और फिर आगे देखें तो इसके अंदर रटने की प्रवृत्ति को जन्म नहीं दिया जाता है, रटंत विद्या का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, और यह छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक होती हैं। दोनों ही पाठ में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अध्यापक और छात्र। कौन लेते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों ही एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है, चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से आगमन विधि की विशेषता, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर तो ये चलती है, यह मनोवैज्ञानिक होती हैं, बिल्कुल। स्वयं सिद्धांत की खोज का अवसर देती है, बिल्कुल देती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। आगमन विधि कभी भी सामान्य से विशिष्ट नहीं चलती, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। किधर चलती है, अभी बताया मैंने, विशिष्ट से सामान्य चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गलत हो जाएगा आपके, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत प्रयुक्त किए जाने वाली विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अभी एक तो मैंने बताया था, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि थी। ठीक है, क्या थी, आगमन विधि।
आगमन विधि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन में है संश्लेषण, विश्लेषण, व्याख्यान विधि और समस्या समाधान विधि। तो आगमन विधि के सेम जैसी जो दूसरी विधि है वो होती है आपकी संश्लेषण विधि। कौन सी विधि होती है? संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि सेम एज इट इज आपके आगमन के जैसी ही है। किसके जैसी है? आगमन। जो गुण आगमन के है वो गुण संश्लेषण के है, और जो गुण निगमन के होते हैं ना, जो गुण निगमन के होते हैं वो विश्लेषण के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांत संश्लेषण विधि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों में कल्पना और अनुमान का परीक्षण किया जाता है? अनुमान से ही क्वेश्चन को सही कर दिया जाता है। अपन भी करते हैं एग्जाम्स के अंदर, करते हैं ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, 4 ऑप्शन है। पहला पढ़ा, अरे यार हाँ चलो ठीक है, दूसरा ठीक नहीं, 2 ऊपर वाले तो नहीं है, तीसरा लगता 2, ये सही हो जाएगा। क्या किया हमने? अनुमान ही तो किया, अपने को आ तो नहीं रहा था। तो किस परीक्षण के अंदर सबसे ज़्यादा अनुमान और कल्पना का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न में अनुमान क्या लगाओगे? निबंधात्मक में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र, समझ तथा बोध संबंधी उद्देश्य कब प्राप्त होता है? जब छात्र गणितीय सूत्रों को सही सही पहचानने लगता है। सही है। गणितीय परिभाषाओं को सही सही बताता है, ये भी सही है। गणितीय प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, ये भी सही है। और गणितीय संकेतों को सही सही पहचानने लगता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अब चारों अगर ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं तो अपने को सबसे सटीक आंसर देना है। यही शिक्षण विधियों में होता है। शिक्षण विधियों में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक, सबसे अच्छा आंसर होता है ना, उसी को एग्जामिनर सही मानेगा। तो समझ और बोध संबंधी पूछ रहा है। ठीक है, अब गणितीय सूत्रों को, तो यहाँ केवल सूत्रों की बात हो रही है, और दूसरे में हो रही गणितीय परिभाषाओं, तो यानी केवल परिभाषाओं की बात हो रही है। तीसरे में हो रही है गणित ये प्रक्रियाओं, गणित की पूरी प्रक्रियाएं, जिसमें सूत्र भी आ गए, परिभाषा भी आ गई, संकेत भी आ गए, पूरी प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर रहा है, तो वो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है? क्रियात्मक गणित, इसका महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक गणित का महत्व प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना और अवधारणाओं का स्पष्ट करना, तीनों ही सही है। यहाँ उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, या फिर प्रायोगिक विधि। तो मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था, जिस अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जा रही है और आगमन और निगमन अगर एक साथ हैं, तो बेझिझक होके आपको उसको आंसर कर देना है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगमन और निगमन विधि। अगर दोनों एक साथ आती हैं तो, बाकी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से गणित पाठ्यक्रम का दोष है, गणित के पाठ्यक्रम का क्या दोष हो सकता है? सृजनात्मकता, सृजनात्मक तो होते हैं गणित में क्वेश्चंस, व्यापकता भी गणित में होती है, नियमित मूल्य भी गणित के होते हैं, लचीलेपन का अभाव, लचीलेपन का अभाव नहीं होता है गणित में, लचीलापन तो गणित में सर्वाधिक होता है, लचीलापन तो गणित में होता है, अभाव नहीं होता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का दोष लचीलेपन का अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है, अंकगणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? आधारभूत गणनाओं को सरल तथा संक्षिप्त रूप में कर पाना, बिल्कुल सही है। मात्रात्मक पक्ष की समझ विकसित करना, ये भी सही है। व्यावहारिक गणितीय समस्याओं के प्रति
अवबोध विकसित करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित विषय को पाठ्यक्रम में प्रमुख शिक्षण विषय के रूप में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? प्रमुख शिक्षण विषय के रूप में शामिल करने का क्या उद्देश्य है गणित को? ठीक है, विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करना, गणित का नियमित अभ्यास करवाना, सूत्र प्रमेय याद करवाना और गणितीय ज्यामिति का ज्ञान करवाना। तो यहाँ पे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा वो तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नियमित अभ्यास तो गणित में वो करेगा तभी तो सोचने की क्षमता का विकास होगा, सूत्र प्रमेय याद करने हैं, ज्यामिति का ज्ञान करवाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अध्ययन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छिपा है? कल्पनाशील सवाल पूछ रहा है, क्या कर रहा है? कल्पनाशील सवाल पूछ रहा है। तो किस कौशल का विकास का उद्देश्य हो रहा है? तो कल्पना करना यानी कि चिंतन करना। तो चिंतन कौशल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 चिंतन कौशल क्या हो जाएगा? चिंतन कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया है अनिवार्य विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में और अतिरिक्त विषय के रूप में। तो पाठ्यक्रम के अंदर जो गणित आपके अनिवार्य विषय के रूप में काम कर रही है। ठीक है, अनिवार्य विषय के रूप में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? स्पष्ट रूप से किसके अंदर प्रयोग नहीं हो रहा है? लाभ हानि ज्ञात करना, इसके अंदर तो हो रहा है, लाभ और हानि ज्ञात करेंगे, गणित से ही तो करेंगे। तराजू से भार ज्ञात करना, तराजू के अंदर भार का ज्ञान गणित से ही होगा। दौड़ लगाना, दौड़ लगा रहे तो इसमें कौन सी गणित है? दौड़ ही तो रहे उसमें, इसमें यह भी नहीं पूछा कि दौड़ लगाते हुए चक्कर गिनना। ठीक है, दौड़ कितनी लगाई, ऐसा पूछ लेते तो प्रयोग हो रहा था, लेकिन केवल दौड़ना वो प्रयोग नहीं है। सब्जी खरीदना, बिल्कुल सब्जी खरीदते वक्त तो हिसाब किताब का ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो वहाँ तो गणित उपयोग में आएगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके दौड़ लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, गणित की यह परिभाषा किसने दी? गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, ये परिभाषा आपके रोजर बेकन ने दी थी। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट परिभाषा है रोजर बेकन की, अच्छे से याद कर लेना। एक और परिभाषा है आपके रोजर बेकन के अलावा आपके जो सर्वाधिक उपयोगी है वो है हॉगबेन की। ठीक है, हॉगबेन की परिभाषा भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विधि में शिक्षण का केंद्र अध्यापक होता है? केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो केंद्र बिंदु अध्यापक हो रहा है, यानी कि वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि में तो हमेशा आपके छात्र केंद्रित विधियां होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो केंद्र बिंदु अध्यापक है, तो केंद्र बिंदु अध्यापक किस विधि के अंतर्गत होता है? व्याख्या विधि के अंतर्गत। किसमें हो जाएगा? व्याख्यान विधि। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित की प्रकृति से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन की पहचान करनी है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, बिल्कुल गणित का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही होता है ज्ञान इसका। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, ये भी सही है। गणित दैनिक जीवन की यथार्थता से समानता रखती है, बिल्कुल दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली है गणित। और गणित का ज्ञान रटने से बढ़ता है, नहीं, गणित का ज्ञान रटने से नहीं, अभ्यास से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? अभ्यास करने से। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित की भाषा के मुख्य गुण हैं। गणित की भाषा के मुख्य गुण क्या है? शुद्धता, गणित के अंदर शुद्धता होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है यथार्थवादी होती है गणित, सक्षमता बिल्कुल होती है। तो गणित के मुख्य गुण हो जाएंगे यहाँ पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि हैं। अंकगणित शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंकगणितीय विषय की जो विधि होगी आपके वो हो जाएगी विश्लेषण विधि। कौन सी हो जाएगी? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का सर्वाधिक उपयोग अंकगणित शिक्षण के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, गणित की भाषा के अंदर तो गणितीय सूत्रों का तो प्रयोग होता है, गणितीय संकेतों का इनका भी प्रयोग होता है और संख्याओं का भी प्रयोग होता है। तो इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, उनकी वैधता भी होती है और वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो उपरोक्त सभी हो जाएगी। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखते हैं, आज के ये 30 क्वेश्चन थे। तो कल वापस आपके लिए मैं गणित की जो क्वेश्चंस अगर बचे हुए हैं पुराने पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं तो कल वाली क्लास में मैं डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही है और शिक्षण विधियों के लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा और कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, सबका कमेंट आना चाहिए। जिसका कमेंट आएगा उन सबका कल की क्लास में आते ही सबका सबसे पहले अभिवादन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।